हम कर रहे हैं चैप्टर एक्सेस डिमांड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कि एक्सेस डिमांड हम बोलते किसको हैं। इस एक्सेस डिमांड में बेसिकली दो चीज़ें मेन आती हैं, एक आता है इन्फ्लेशनरी गैप, एक आता है डीफ्लेशनरी गैप। सो इन्फ्लेशनरी क्या होता है? व्हेन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वी कॉल इट एक्सेस डिमांड। यानी कि किसी भी इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये कम है ना, सो एडी ज़्यादा है, राइट। तो ये सिचुएशन जिससे पहले वो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी और एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, उसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। ये वो गैप होता है जो शो करता है एक्सेस ऑफ करंट एग्रीगेट डिमांड ओवर दी सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको हम इन्फ्लेशनरी बोलते हैं बिकॉज इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, continuous rise in prices. For example, in an imaginary economy, by employing all its available resources, can produce 10,000 quintals of rice. सारे resources हम use कर ले तो 10,000 क्विंटल राइस का बन जाएगा। If aggregate demand of rice 12,000 है, this demand will be called as an excess demand क्योंकि supply सिर्फ 10,000 क्विंटल्स की है। So result 2,000 क्विंटल्स will be called as inflationary gap. So इस डायग्राम में inflationary gap is A B. This is inflationary gap because at full employment Y aggregate demand BY is greater than aggregate supply. So this is B, right? So aggregate demand BY is greater, ये ज़्यादा है than aggregate supply which is AY, ये वाला portion. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि BY ये ज़्यादा है इस पोर्शन से AY से, राइट। दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। रीजंस क्या है इन्फ्लेशनरी गैप के, एक्सेस डिमांड के? द मेन रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड आर अपेरेंटली द इंक्रीज इन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जैसे हाउस होल्ड, चार ही कंपोनेंट्स होते हैं ना मेनली, तो सो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड होती है ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पैसा ज़्यादा आ जाता है, आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, हाउस होल्ड कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, राइट। हाउस होल्ड डिमांड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हाउस होल्ड कंजम्पशन, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाली जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ राइज इन लोन मिल जाते हैं। पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई और द डिस्पोजेबल इनकम। इसके इम्पैक्ट से अफेक्ट्स क्या होंगे एक्सेस डिमांड ऑन प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे? जनरल प्राइस लेवल, एक्सेस डिमांड गिव्स अ राइज टू द जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल ना जो वो बढ़ जाता है बिकॉज इट राइजेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। देयर इज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी दैट शोज द इन्फ्लेशनरी गैप। Effect on output, excess demand has no effect on the level of output. Economy is at full employment level and there is no idle capacity in the economy, hence output cannot increase, output increase हो ही नहीं सकती। Effect on employment, there will be no change in the level of employment also. The economy is already operating at full employment पे and hence there is no unemployment, unemployment नहीं होती इस सिचुएशन में। मेजर्स क्या हैं, डिमांड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग? दो मेजर्स हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो फिस्कल बजट में फिस्कल पॉलिसी अनाउंस होती है। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी में जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कम करता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या जनरल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन से हैं? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट अफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी क्रेडिट इन द इकोनॉमी, जैसे बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। इंक्रीज इन बैंक रेट बढ़ जाता है इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लीड्स टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ द लोन। सो सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। को सेंट्रल बैंक जो भी है ना, वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, वो कभी भी जनरल पब्लिक को लोन नहीं देता। जब एक्सेस डिमांड होती है लीडिंग टू इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। दैट डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक्स इन बोरोइंग। सो कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं लेते फिर सेंट्रल बैंक से, एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उनकी इंक्रीज कर देगा। इससे इट फोर्सेज द कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स। कमर्शियल बैंक्स को अपने लैंडिंग रेट्स इंक्रीज करने पड़ते हैं। जो लोन, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक कस्टमर को लोन देता है वो रेट इंक्रीज करना पड़ता है। दैट डिस्करेजेस द बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग द लोन्स। इससे बोरोअर जो है ना वो लोन नहीं लेते, जिससे डिसइन्वेस्टमेंट, दैट डिस्करेजेस द इन्वेस्टमेंट बेसिकली। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड्स हाउस होल्ड्स टू इंक्रीज देयर सेविंग्स
बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है ना, इसलिए हाउस होल्ड्स को अपनी सेविंग्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है, या ज़्यादा एक्सपेंडिचर आप नहीं कर सकते हो। दस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड, दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, विच विल कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड, इससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल रहती है। रेपो रेट और इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड बाय सेलिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक। सो रेपो रेट एक वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बोरो करते हैं पैसे को सेंट्रल बैंक से, फ्रॉम सेंट्रल बैंक, थोड़े पीरियड के लिए, बाय सेलिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को वो सेंट्रल बैंक को सेल कर देते हैं। दीज सिक्योरिटीज आर प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर दी लोन्स के लिए सिक्योरिटी ये प्लेज हो जाती है, इसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। एज दिस इन्वॉल्व्स कमर्शियल बैंक सेलिंग सिक्योरिटी टू आरबीआई को टू बोरो द मनी विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट अ लेटर डेट। सो वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि दैट दे विल रीपर्चेज द सिक्योरिटीज एट अ लेटर डेट एंड एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे। सो कीपिंग सिक्योरिटीज एंड बोरिंग इज रेपो रेट। सो सिचुएशन क्या होती है जब एक्सेस डिमांड होती है, जैसे इन्फ्लेशन होती है, उस टाइम पे क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है ना वो रेज कर देता है रेपो रेट को। दिस डिस्करेजेस द कमर्शियल बैंक्स इन बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जब रेज करता है ना रेपो रेट, इससे कमर्शियल बैंक डिस्करेज हो जाते हैं बोरिंग्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सो इससे इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्रीजेस। इट फोर्सेज द कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं, विच डिस्करेजेस बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग द लोन्स, जिससे इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड हाउस होल्ड टू इंक्रीज देयर सेविंग्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। दस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाती है। रिवर्स रेपो रेट, जिससे इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ये वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक से। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है। इट एनकरेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक टू अर्न द हायर रिटर्न ऑन द आइडल कैश। It decreases the lending capacity of the commercial banks that controls the excess demand. Open market operations में क्या होता है, इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स होता है ओपन मार्केट में बाय द सेंट्रल बैंक। जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स टू द कमर्शियल बैंक्स। विद द सेल ऑफ दीज सिक्योरिटीज द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ गिविंग लोन डिक्रीजेस, विच विल कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रेशो बेसिकली। सो बैंक्स आर ऑब्लाइज टू मेंटेन सर्टन रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक, जिसको हम लीगल रिजर्व रेशो बोलते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहले CRR, कैश रिजर्व रेशो। सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द बैंक, इसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक अ सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स, कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स उनको अपने पास रखने हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स एज ए मैटर ऑफ लॉ ये कहता है, स्टैट्यूटरी उनको अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखना है। इफ अ मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो इज 10%, टोटल डिपॉजिट्स 100 हैं, करोड़ हैं, तो दे हैव टू कीप 10 करोड़ एज द कैश, 90 करोड़ को आगे लोन की शेप में दे सकते हैं। सक्सेस ऑफ एक्सेस, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो रेज हो जाती है 20%। द बैंक विल हैव टू कीप 20 करोड़ विद द सेंट्रल बैंक, which will reduce the cash resources of the commercial bank and reducing credit availability in the economy. That will control the excess demand. Statutory liquidity ratio, it refers to the minimum percentage of net total demand and time liabilities that commercial banks are required to maintain with themselves. So situation क्या, excess demand leading to inflation, the central bank increases statutory liquidity ratio that will reduce the cash resources of commercial banks and reduces the credit availability in the economy. Next is qualitative. क्वांटिटेटिव थी ना पहले वाली, नंबर बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड। क्वालिटेटिव इज फीचर एट्रीब्यूट्स बेस्ड, कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड। सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, imposing margin requirement from secured loan increases. So business and traders get credit from commercial bank against the security of their goods. Bank never gives credit equal to the full value of the security. कभी भी आप 10 लाख का लोन लेने जाओ, बैंक 10 का 10 लाख लोन में नहीं देते हैं। Either they give 5 lakhs, 6 lakhs, or they may give maximum up to 9 lakhs, but that depends on the requirement.
they pays less value than the security. So the difference between the value of security and the value of loan is called marginal requirement. In such a situation, excess demand leading to inflation, central bank raises the marginal requirements. This discourages borrowings because it makes people get less credit against their securities. मॉरल सुएशन होता है किसी को मॉरली पुश करना, जैसे हम कहते हैं ना सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरह मॉरली पुश करना कि कम क्रेडिट लो, देयर शेल बी लेस क्रेडिट और लाइक क्रेडिट नहीं लेना चाहिए. सो दैट इज मॉरल सुएशन. So it implies persuasion, request, informal suggestion, advice and appeal by the central bank to commercial banks to cooperate with general monetary or policy of the central bank. So excess demand leading to inflation में क्या होगा? It appeals for credit contraction. इससे credit कम होगा, credit contract होगा ही होगा. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स और क्रेडिट राशनिंग बोलते हैं. जैसे हम कहते हैं ना किसी सेक्टर को हमने लोन ज़्यादा देना, किसी टाइम पे कम देना. फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे वीट एंड राइस सोइंग होता है, सो द मंथ्स ऑफ मे बी अक्टूबर एंड मे बी द मंथ्स ऑफ अप्रैल और मई, उस टाइम पे शायद हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट देने की ज़रूरत है, एंड बाकी टाइम पे शायद इंडस्ट्रियल सेक्टर को, राइट. सो क्रेडिट राशन कर दो. It means the method central bank can give directions to the commercial banks not to give credit for certain purposes या to give more credit for particular purposes to the priority sectors को. Situation of excess demand leading to inflation, the central bank क्या करता है? Introducing rationing of credit in order to prevent excessive flow of credit to the particular sector. इससे वहाँ पे कमी हो जाएगी पैसे की, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, particularly for speculative activities. So wipe off of excess demand इसी तरह से होती है. फिजिकल पॉलिसी, हमने अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी के मेथड्स पढ़े हैं. फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स. इसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं. ए जनरल गवर्नमेंट कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. रेवेन्यू पॉलिसी, इट इंक्रीजेज द टैक्सेशन. रेवेन्यू पॉलिसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, राइट. सो टैक्स इंक्रीज, टैक्स डिक्रीज, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है. इन्फ्लेशन, द गवर्नमेंट इम्पोज हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस, जिससे डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल हो जाएगा. इट इज़ सो बिकॉज टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी. एक्सपेंडिचर पॉलिसी रिड्यूस कर देती है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट हैज़ टू इन्वेस्ट ह्यूज फंड्स ऑन पब्लिक वर्क्स, जैसे रोड्स, बिल्डिंग, इरीगेशन वर्क्स एक्सेट्रा. इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट शुड कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स, जैसे रोड्स पे, बिल्डिंग्स पे, इरीगेशन पे works, thereby reducing the money income of the people and their demand for goods and services also reduces. Increase in public borrowings or debt. इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है ना लोगों को बोलती है, रेज कर देती है लोन्स फ्रॉम पब्लिक, जिससे बोरोइंग डिक्रीजेज, इससे परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, उससे लेसर अमाउंट ऑफ मनी उनके पास रह जाती है. सो गवर्नमेंट शुड रिजॉर्ट टू मोर पब्लिक बोरिंग ड्यूरिंग एक्सेसिव डिमांड. जब होती है तब ज़्यादा पब्लिक बोरिंग करनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड मेक लॉन्ग टर्म डेट्स मोर अट्रैक्टिव सो दैट पब्लिक मे यूज देयर एक्सेस लिक्विडिटी अमाउंट ऑफ मनी इन परचेजिंग दीज bonds. This will reduce the liquidity amount of money in the economy and thereby inflation